नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज भी बिग न्यूज बिग शो में उन तमाम बड़ी खबरों का हम विश्लेषण करेंगे जिनका सरोकार आपसे है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कांग्रेस के राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड में इंडिया महागठबंधन घटक ने ही उनके खिलाफ उम्मीदवार को क्यों उतारा। हम आपको बताएंगे कि बॉक्सर विजेंदर सिंह ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन क्यों थामा। साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे संजय सिंह की जो रिहाई हुई है उसमें कौन कौन सी शर्तें रखी गई हैं, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर इतनी ज़्यादा चिंतित क्यों है। साथ ही साथ हम बताएंगे हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हैं वो कौन कौन हो सकते हैं। इसके अलावा गुरुग्राम का बहुचर्चित दिव्य पहूजा मर्डर केस में अब तक की क्या कहानी है और इसमें कौन कौन से राज हैं जो अब तक सामने आ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा किस तरीके से चुनावों को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हों या पूर्व मुख्यमंत्री किस तरीके से वो जाकर अपने अपने विचार प्रचार के साथ साथ टिप्स दे रहे हैं। और साथ ही साथ हम बताएंगे कि आज मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहां पर चुनाव प्रचार किया और कहां पर मनोहर लाल खट्टर ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और जीत के लिए उन्हें मंत्र सुझाए। हर तरफ चुनावी शोर है, प्रचार अपने चरम पर है। फिजाओं में बस वादों और दावों की गूंज सुनाई दे रही है और हर दल खुद को बेहतर बताकर जनता को रिझाने की कवायद कर रहे हैं। बीजेपी हरियाणा में सभी 10 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और अब प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। बुधवार को यमुनानगर के छछरौली में बीजेपी की विजय संकल्प रैली हुई। रैली के मंच से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर हमला बोला और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाईं। नायब सैनी ने जनता से अंबाला से बीजेपी उम्मीदवार बंतु कटारिया को वोट देने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने फिर से हरियाणा में क्लीन स्वीप का दावा किया कि आज लोगों का जो उत्साह, जो जोश मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर देख रहा हूँ। आने वाले इस 2024 के चुनाव के अंदर 25 मई को जब वोट होंगे और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, जो देश ये 400 सीटें नरेंद्र मोदी जी को देने वाला है और उस 400 सीटों के अंदर हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ वो नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगी। कांग्रेस के अंदर भी, अन्य दलों के अंदर भी उनके अंदर एक मंथन भी चल रहा है, डर भी है कि कहीं ना कहीं हम हार का मुंह हमें देखना पड़ेगा। और उसको लेकर के अब वो ये भी मंथन करते हैं कि सारे दल इकट्ठे हो जाएं और सारे दल इकट्ठे होकर के बीजेपी के खिलाफ चलें। बीजेपी हर स्तर पर खुद को मजबूत करने की कवायद कर रही है। यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में चुनाव संचालन समिति की बैठक ली। बैठक में उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस बैठक में मनोहर लाल ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत के गुर सिखाए। मनोहर लाल ने भी दावा किया कि हरियाणा में बीजेपी सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। देखिए, जीत होती है और जीत होती है तो मार्जिन तो ये है कि उसमें पहले जितना मार्जिन है हमेशा ही ये रहता है कि हम हर एक बूथ पर जो पहले हमारा मार्जिन आया उससे आगे बढ़ा करके देखें और बूथ लेवल पर काम करते हुए हम ये भी कहते हैं कि कुछ बूथ हो सकता है ऐसे जो पिछली बार हमारे किन्हीं कारण से कमज़ोर रहे होंगे, तो बूथ जीतना ये एक व्यवस्था का हमारा हिस्सा होता है। बूथ जीता तो समझो चुनाव जीता। हर बूथ का जो लेवल है हम ऊपर की तरफ बढ़ाते चले जाएं। और कोई तीसरी चौथी पार्टी आए वो भी 10 की 10 जीते हैं, कुल मिला के 10 सीटें हैं, ये 40 होने वाली नहीं है। इसलिए 10 भारतीय जनता पार्टी के पहले थी, 10 की 10 दोबारा से आएंगी, दावा कोई कितना ही।
कुल मिलाकर एक तरफ बीजेपी जहां रैली कर जनता का दिल जीतने में लगी है, तो दूसरी तरफ बैठक पर बैठक कर कार्यकर्ताओं को चुनाव की बारीकी सिखाई जा रही है और जीत के टिप्स दिए जा रहे हैं। यानी हर मोर्चे पर बीजेपी मैदान मारने की कोशिश कर रही है। खैर, चुनाव के नतीजे बताएंगे कि बीजेपी की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। सूर्य समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार और फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट। आइए अब बात करते हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने आज अपना नामांकन भरा। राहुल गांधी ने केरल के वायनाड सीट से अपना पर्चा भरा। नामांकन के बाद राहुल गांधी ने बताया कि वो इस सीट से और यहाँ के वायनाड की जो जनता है उनसे उतना ही प्यार करते हैं जितनी अपनी बहन प्रियंका गांधी से। वायनाड की जनता ने उनका हमेशा साथ दिया है और उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी वो उनको विजयी बनाएगी। लेकिन साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि जहां से राहुल गांधी ने पर्चा भरा है वहां से उन्हीं के महागठबंधन इंडिया ने जो उनकी एक सहयोगी पार्टी है सीपीआई, उन्होंने क्यों उम्मीदवार उतारा, इसके पीछे की कहानी क्या है या इसके अंदर कोई राज है, ये जानने की कोशिश है हमारी ये दूसरी बिग रिपोर्ट। सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए जोर आजमाइश जारी है। जारी है जीत की जंग, जारी है कुर्सी पाने की जंग, और इस जंग में सब जायज है। सब दल जोर लगा रहे हैं फतेह हासिल करने के लिए। कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी भी आधिकारिक तौर पर इस जंग में कूद पड़े हैं। राहुल गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से अपना पर्चा भरा है। नामांकन से पहले राहुल गांधी ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। इस दौरान राहुल गांधी ने वायनाड की जनता को यकीन दिलाया कि वो जनता से अपने परिवार की तरह प्यार करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड का सांसद होना उनके लिए सम्मान की बात है। Like we do from all families, I have received love and affection. I have learned so much from my brothers, my sisters. It has been an honor for me to be your member of parliament. वायनाड में रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड में इंसानों और जानवरों के संघर्ष का मुद्दा बड़ा है, साथ ही मेडिकल कॉलेज का मुद्दा भी है। राहुल गांधी ने कहा कि इस लड़ाई में मैं वायनाड के लोगों के साथ हूं। Of Wayanad, I have sisters, I have mothers, I have fathers, I have brothers, and I thank you from the bottom of my heart for that. राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से मैदान में हैं। उनके खिलाफ सीपीआई की एनी राजा चुनाव लड़ रही हैं, तो बीजेपी ने के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। अब आपको साल 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से रूबरू करवाते हैं। साल 2019 में राहुल गांधी ने वायनाड से बम्पर जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में राहुल गांधी को 7,06,367 वोट मिले थे, जबकि सीपीआई उम्मीदवार पीपी सुनीर को 2,74,597 वोट मिले थे। वैसे तो सीपीआई इंडिया महागठबंधन में शामिल है, लेकिन वायनाड सीट पर सीपीआई ने अपने ही सहयोगी राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया है। ऐसे में क्या राहुल गांधी का वायनाड से बेड़ा पार होगा? साथ ही गठबंधन के फॉर्मूले को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब बात करते हैं देश के मशहूर मुक्केबाज विजेंद्र सिंह की। इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस से इनका मोह भंग क्यों हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता इन्होंने क्यों ली, ये जानने की कोशिश है हमारी ये अगली तीसरी बिग रिपोर्ट। चुनाव चौखट पर है तो दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। चुनाव से पहले सियासतदान अपने मुफीद सियासी दल भी तलाशने लगे हैं। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और इस बार भी पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह कांग्रेस का हाथ छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्हें बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। विजेंद्र जी आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो 2008 के बीजिंग में
मेडल जीते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न जीता है, अर्जुन अवार्ड जीता है, पद्मश्री उनको राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। ऐसे विजेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए हमारे साथ जुड़े तो स्वाभाविकता उनकी हर ताकत का, हर शक्ति का उपयोग भारतीय जनता पार्टी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान इन सभी प्रांतों में जरूर करेगी, उत्तर प्रदेश में भी। विजेंद्र सिंह का कहना है कि मोदी सरकार में खिलाड़ियों का मान सम्मान देश ही नहीं दुनिया में भी बढ़ा है और वो अब बीजेपी में रहकर ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला करेंगे। विजेंद्र सिंह ने ये भी कहा कि वो पहले वाले विजेंद्र ही हैं और आज भी सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ और एक तरह से कहते घर वापसी हो रही है मेरी। तकरीबन 19 में मैं चुनाव लड़ा था और ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, अभी 4 साल होने वाले हैं। तो अभी कहते कि इंग्लिश में कहावत है गुड टू बी बैक, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से मान सम्मान खिलाड़ियों का देश विदेश में बढ़ा है वो काबिल तारीफ़ है। जैसे हम बाहर यूके में फ़ाइट करने जाते थे, दुबई में फ़ाइट करने जाते थे, आयरलैंड में फ़ाइट करने जाते थे, तो कई बार एयरपोर्ट पर बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है, मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से एक बहुत सरल और कहते बहुत आसान तरीके से हम कहीं भी आ जा सकते हैं। जो मान सम्मान इस गवर्नमेंट में मिला है तो खिलाड़ी उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी साहब का, बीजेपी गवर्नमेंट का। अब आपको बॉक्सर विजेंद्र सिंह के बारे में बताते हैं। विजेंद्र सिंह भिवानी के कालूवास गांव से ताल्लुक रखते हैं। विजेंद्र सिंह जाट समुदाय से आते हैं। विजेंद्र सिंह देश के प्रसिद्ध मुक्केबाज रह चुके हैं। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में विजेंद्र सिंह ने कांस्य पदक जीता था। विजेंद्र सिंह साल 2019 में दिल्ली से कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 4 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसके अलावा 6 विधानसभा सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको अभी अपने नाम पर मोहर लगने का इंतज़ार है। कांग्रेस इसको लेकर मंथन कर रही है। जानकारी मिली है कि कुछ उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं। कौन हैं वो उम्मीदवार और ये क्यों कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर फाइनल किए गए हैं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मिशन 2024 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। एक तरफ जहां बीजेपी ने सभी 4 लोकसभा सीटों और 6 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस में अभी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन ही चल रहा है। हिमाचल कांग्रेस ने अभी तक लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा। 4 संसदीय सीटों में से मंडी से प्रतिभा सिंह का नाम और हमीरपुर से सतपाल रायजादा को उतारना लगभग फाइनल। धर्मशाला से सीएम के करीबी देवेंद्र जग्गी को टिकट दी जा सकती है। कुटलेहड़ से विवेक शर्मा का नाम भी लगभग फाइनल है। 5 और 6 अप्रैल को दिल्ली में आला कमान से होने वाली मुलाकात से पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस क्या भाजपा के नेताओं को भी टिकट दे या न दे, इस दुविधा में आपस में बटी हुई दिखाई देने लगी है। वजह यह है कि हिमाचल प्रदेश के लोकसभा चुनावों के लिए मंडी से प्रतिभा सिंह और हमीरपुर से सतपाल रायजादा का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। और बड़ी खबर यह है कि 2 उपचुनाव जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी नेता हैं, एक धर्मशाला जहां से जग्गी और दूसरा कुटलेहड़ जहां से विवेक शर्मा का नाम लगभग फाइनल कर लिया गया है। लेकिन बाकी जगह क्या भाजपा के नेताओं को उतारकर कांग्रेस की टिकट थमाकर कांग्रेस भी भाजपा का अनुसरण करेगी, इस पर कांग्रेस के नेता बटे हुए हैं। फिलहाल ये फैसला दिल्ली की
स्क्रीनिंग कमेटी के बाद आला कमान से होने वाली बैठक के बाद तक के लिए टाल दिया गया है। बीजेपी से छिटककर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले नेताओं को क्या कांग्रेस में जगह मिलेगी? ये भी 5 और 6 अप्रैल को दिल्ली में आला कमान के साथ होने वाली बैठक में फाइनल हो जाएगा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह दिल्ली जाएंगी। बहरहाल बीजेपी की ओर से घोषित प्रत्याशियों को देखते हुए भी कांग्रेस रणनीति बना रही है। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की ओर से किन्हें टिकट दिया जाता है और किन समीकरणों को साधने की कोशिश की जाती है। लाहौल स्पीति में नाराज रामलाल मार्कंडे ने अपना नाराजगी जाहिर करते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान क्या किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने शिमला में उनसे संपर्क में रहने की बात तक कह डाली और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर का बवाल कि भाजपा के नेताओं को कांग्रेस की टिकट नहीं दी जाना चाहिए, ये वर्टिकल डिवीजन कांग्रेस के नेताओं के भीतर भी दिखाई देने लगा। शायद यही वजह है शिमला संसदीय सीट से पुराने भाजपा के चेहरे वीरेंद्र कश्यप का नाम भी उछला जरूर है, लेकिन कांग्रेस क्या भाजपा के नेताओं को भी टिकट देकर वही खेल खेल सकती है जो कांग्रेस के 6 बागी नेताओं को टिकट देकर भाजपा ने हाल ही में खेला है। चुनाव के नतीजे इस बात के ऊपर भी निर्भर करेंगे कि अगर कांग्रेस भी ऐसा फैसला लेती है तो दोनों राजनीतिक दलों के भीतर आखिर फर्क क्या रह गया है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राहत मिल चुकी है, उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन रिहाई के बाद कौन कौन सी शर्तें हैं जो लगाई गई हैं, जो संजय सिंह को बाहर आने के बाद निभानी पड़ेंगी। कोर्ट ने क्या क्या कहा है, उनको लोकेशन शेयर करनी होगी, दिल्ली से अगर बाहर जाना है तो उनको कहाँ सूचित करना होगा, ये जो सारी बातें हैं हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल की जो तबीयत है वो जेल में नासाज है, ऐसा आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल का वज़न लगातार घटता जा रहा है और 4.5 किलो वज़न घट चुका है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है, जेल प्रशासन है, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत एकदम ठीक है और उनका वज़न बिल्कुल भी घटा नहीं है। लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा शोर दिल्ली शराब नीति घोटाले का सुनाई दे रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में गए तो देश की सबसे बड़ी अदालत से आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई। संजय सिंह की जमानत पर निचली अदालत ने कई शर्तें रखी हैं। दरअसल संजय सिंह दिल्ली एनसीआर छोड़ने से पहले आईओ को जानकारी देंगे। संजय सिंह अपनी लोकेशन ऑन रखेंगे और आईओ को लोकेशन शेयर करेंगे। संजय सिंह अपना पासपोर्ट जमा कराएंगे। इतना ही नहीं, शराब नीति केस को लेकर संजय सिंह कोई बयानबाजी नहीं कर पाएंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दी तो बुधवार को संजय सिंह को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। संजय सिंह को अस्पताल से तिहाड़ जेल ले जाया गया और फिर कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। इन जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, राष्ट्र बनाने का वक्त नहीं है, संघर्ष करने का वक्त है, जंग करने का वक्त है, तैयार हो जाइए करने। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़े आरोप लगाए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मारलेना का कहना है कि केजरीवाल को शुगर की बीमारी है, उन्हें वक्त वक्त पर दवाइयां और इंसुलिन लेनी पड़ती है। आतिशी ने आरोप लगाया है कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन करीब 4.5 किलो घटा है। अरविंद केजरीवाल जी एक सिवियर डायबिटीज के पेशेंट हैं। डायबिटीज के एक सिवियर पेशेंट होने के नाते
दिन में कई बार उनका शुगर लेवल मॉनिटर होता है। जिस हिसाब से उनका शुगर लेवल बढ़ता है, गिरता है, उसी के अनुसार उनको दवाई लेनी होती है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने होते हैं और उसी अनुसार उनका खान पान और डाइट होती है। अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। हालांकि जेल प्रशासन ने इन तमाम आरोपों को गलत बताया है। जेल प्रशासन के मुताबिक केजरीवाल का शुगर लेवल मेंटेन है और उनका वजन भी नहीं घटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब बात करते हैं गुरुग्राम के बहुचर्चित दिव्य पहूजा मर्डर केस की। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। दिव्य हत्याकांड में जो आरोपी थे उनके ऊपर चार्जशीट बनाकर अब फाइल कर दी गई है। हम बता दें कि जो दिव्य पहूजा है एक मॉडल हुआ करती थी और इनका जो मर्डर हुआ उसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इनकी जो हत्या है वो गोली मार के की गई थी। मर्डर से लेकर अब तक चार्जशीट की जो कहानी है वो हमारी इस रिपोर्ट की जुबानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तारीख 2 जनवरी 2024 और जगह गुरुग्राम का होटल सिटी पॉइंट, कमरा नंबर 111 में गोली चली जो सीधी एक 27 साल की लड़की के सिर में जाकर लगी। लड़की की वहीं मौत हो गई। गोली मारने वाले शख्स ने अपने कुछ दोस्तों की मदद से लाश को अपनी BMW की डिक्की में रखा और संगरूर की भाखड़ा नहर में फेंक दिया। सब कुछ बेहद गुपचुप तरीके से हुआ और किसी को इस हत्या की भनक नहीं लगी। लेकिन 11 दिन बाद 13 जनवरी को पुलिस ने इस लाश को बरामद कर लिया। ये लाश थी पूर्व मॉडल दिव्या पाहूजा की, जिसके मर्डर केस में मंगलवार को गुरुग्राम पुलिस ने 523 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है। दिव्या पाहूजा की हत्या क्यों और किसने की, होटल में उस दिन क्या हुआ था, इन सारे सवालों के जवाब पुलिस की इस चार्जशीट में छिपे हैं। पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। गुरुग्राम पुलिस ने अपनी चार्जशीट में होटल सिटी पॉइंट के मालिक अभिजीत सिंह सहित 7 लोगों को आरोपी बनाया है। नशे में नोकझोंक के दौरान अभिजीत ने दिव्या को गोली मार दी। होटल के 2 कर्मचारियों हेमराज और ओम प्रकाश के साथ मिलकर शव को नीचे ले जाकर BMW कार में रखा। शव को ठिकाने लगाने के लिए साथियों बलराज गिल और रवि बंगा के हवाले कर दिया। हथियार मुहैया कराने वाले नदीम को फरार बताया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं दिव्या पाहूजा कौन थी। गुरुग्राम के बलदेव नगर की रहने वाली थी दिव्या पाहूजा। गैंगस्टर संदीप गाडोली की दोस्त बताई जाती थी दिव्या। गाडोली की हत्या में भी थी आरोपी। पुलिस मुखबिर होने का संदेह था। पिछले साल जून में मिली थी जमानत। काबिले गौर है कि 2 जनवरी की रात गुरुग्राम के होटल द सिटी पॉइंट के कमरा नंबर 111 में अपकमिंग मॉडल दिव्या पाहूजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद हत्यारोपी अभिजीत सिंह ने अपने होटल के 2 कर्मचारियों के साथ मिलकर उसका शव कंबल में लपेटकर अपनी BMW कार की डिग्गी में रख दिया था। उसके इशारे पर उसके गुर्गे बलराज गिल और रवि बंगा ने शव को नहर में फेंक दिया था। इस वारदात के अगले दिन मॉडल की बहन की शिकायत पर केस दर्ज करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी अभिजीत सिंह सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद अभिजीत की गर्लफ्रेंड मेघा भी पकड़ी गई थी, जिसने वारदात के कई सबूत नष्ट किए थे। गुरुग्राम के बहुचर्चित हत्याकांड दिव्या पाहूजा हत्याकांड मामले में गुरुग्राम पुलिस ने चार्जशीट सबमिट कर दी है। दरअसल ये पूरा मामला 2 जनवरी का था, जब एक होटल में पूर्व मॉडल दिव्या पाहूजा की गोली मारकर हत्या कर दी थी और जैसे ही इसकी जानकारी गुरुग्राम पुलिस को लगी तो पुलिस ने एक के बाद एक इस पूरे मामले में जब जांच को आगे बढ़ाया तो कई CCTV फुटेज के साथ साथ कई नाम भी इस पूरे मामले में सामने आए और दिव्या पाहूजा के शव को पंजाब की एक नहर में फेंका गया और उसके बाद हरियाणा से
दिव्या पहुजा के शव को बरामद किया गया। हालांकि इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी और इस पूरे मामले में हथियारों सहित 2 गाड़ी और कुछ कैश भी गुरुग्राम पुलिस ने बरामद किया था। तो कुल मिलाकर 7 आरोपियों को भी गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। हालांकि अब गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में चार्जशीट पेश कर दी है और अब देखना ये होगा कि दोनों पक्षों के बीच दलील के बाद क्या कुछ इस मामले में निकलता है और कितनी सजा आरोपियों को हो पाती है। गुरुग्राम से नीरज अंबावता, सूर्य समाचार। बिग न्यूज बिग शो को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिग न्यूज बिग शो के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ।